करंट अफेयर्स मतलब एमजेटी एजुकेशन। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 2 जनवरी और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2 जनवरी 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। तो शुरुआत देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहूँगा कि ये जो डेली करंट अफेयर है इसको अभी के लिए पीपीटी मोड पर ही कंटिन्यू करते हैं और उसके बाद बाकी चीज़ें जो है वो आपको डिजिटल बोर्ड पर मिला करेगी दिन में जो क्लासेस होंगी। ये क्योंकि रात में लेना पड़ता है, कई बार दिक्कत हो जाती है। जैसे आज बुक के लिए पूरा दिन भर चला गया कस्टमर केयर वालों को डील करते हुए, अमेज़न वालों से, फ्लिपकार्ट वालों से कि बुक जो है लिस्ट रिव्यू में लगाए हुए हैं, अभी रिव्यू नहीं कंप्लीट हो पा रहा है। अब वो आज दिन में कहे हैं सो करने को, देखते हैं अब कब तक होता है। फिलहाल एक दूसरा तरीका मैं आप लोग को बताऊंगा। आज वीडियो कंप्लीट देखिए, उसमें मैं बीच में अभी बताऊंगा कि दूसरे तरीके से आप लोग कैसे ऑर्डर कर सकते हो और बुक जिससे आपको आप तक पहुंच जाएगी उससे पहले, ठीक है ना। बाकी उस पर तो आ ही जाएगी। चलिए, तो निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान कहां पर महिला मतदाताओं का प्रतिशत देश में सबसे अधिक रहा, तो पुडुचेरी में रहा। और ये कल के क्वेश्चन है, इनका रिवीजन करना है आपको। आरबीआई द्वारा वित्तीय क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता फ्री एआई के लिए जिम्मेदार और नैतिक सक्षमता के लिए रूपरेखा विकसित करने के लिए समिति जो बनाई गई उसके अध्यक्ष कौन है, तो वो है प्रोफेसर पुष्पक भट्टाचार्य। और फरवरी 2025 में पहला वेब शिखर सम्मेलन हुआ, ये आयोजन होगा और इसके आयोजन भारत में किया जाएगा पहली बार। डेलाइट इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था 2025-26 में 6.5 से 6.8% के बीच में रहेगी। 18वां हाथी महोत्सव नेपाल मनाया गया और दक्षिण कोरिया की संसद ने 2 सप्ताह के भीतर 2 राष्ट्रपतियों के खिलाफ महाभियोग पारित किया है। भजन लाल शर्मा की राजस्थान सरकार में जो कुछ जिले 17 जिले के आसपास में जोड़े गए थे ना, उनमें से 9 जिले खत्म कर दिए गए हैं और 3 संभाग खत्म कर दिए गए हैं। अब संख्या बची है 41 जिलों की। इसके अलावा कल हम लोगों ने पढ़ा था सबसे तेज 200 टेस्ट विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह बन गए हैं। 700 बिलियन यूएस डॉलर से अधिक का विदेशी मुद्रा भंडारण हो गया है। इसी के साथ भारत पहुंचा है चौथे नंबर पर सबसे ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व के मामले में। सीआरपीएफ के नए महानिदेशक हैं आईपीएस विपुल कुमार और एमटी वासुदेवन नायर जी का निधन हो गया है। ये मलयालम भाषा के प्रसिद्ध लेखक थे। ये टॉप 11 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से, जिनका आपने रिवीजन किया है। अब बढ़ेंगे हम लोग आज की करंट अफेयर की तरफ। क्विज पीडीएफ आपको एमजेटी ऐप पर मिलेगी। पहला क्वेश्चन, डीआरडीओ स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो डीआरडीओ स्थापना दिवस प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 1 जनवरी को 1958 को 1958 को डीआरडीओ की स्थापना की गई थी, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत कार्य करता है और इसके अध्यक्ष हैं समीर वी कामत। इस बार 67वां स्थापना दिवस था 2025 में, ठीक है ना। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। अच्छा, इसका मोटो पूछा जाता है, हो सकता है पूछ लिया जाए मोटो। तो मोटो आप इसका क्या बताएंगे? देखिए, जब भी लोगो आप देखा करो तो यहीं पर मोटो लिखा रहता है, कोई भी लोगो हो। जैसे आप भारत की जो भी संस्थाएं हैं उनका जो भी लोगो देखोगे तो उसमें मोटो लिखा देखने को मिलेगा, चाहे सीआरपीएफ हो, एसएसबी हो, आरबीआई हो, वगैरह वगैरह के। तो बलस्य मूलम विज्ञानम, बलस्य मूलम विज्ञानम, ये इसका मोटो है या हिंदी में कहें आदर्श वाक्य है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। चलिए अगला, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने कितने देशों की डिजिटल प्लेटों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है? भाई वित्त मंत्रालय तो हद कर दी है निर्मला ताई, हर जगह ड्यूटी, हर जगह टैक्स लगा रही। फिलहाल 5 देशों की डिजिटल प्लेटों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है। अभी यहाँ पर देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर इम्पोजेज डिफिनेटिव एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म चाइना, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान एंड वियतनाम। एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या है इसको समझते हैं पहले। देखिए, जब कोई सामान बाहर से मंगाते हैं, आप जानते हो बहुत सारे सामान बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आप देख पाओगे। तो वो जो पार्ट्स आते हैं चाइना से ना, तो वो आकर के यहाँ पर असेंबल होते हैं, या फिर जो सामान लाए जाते हैं चाइना से या किसी और देश से, इन देशों से, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान, वियतनाम से, तो यहाँ से जब लाए जाते हैं सामान तो वो बहुत कम प्राइस पर होते हैं। अब वो आने के बाद मान लो कोई एक घड़ी है, वहां से आती है यहाँ पर और यहाँ पर एक सर्टेन अमाउंट में बिकती है। तो यहाँ के जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो यहाँ पर बनाते हैं, इंडिया में बनाते हैं, वो बेचते हैं तो उनको महंगी पड़ जाती है यहाँ के हिसाब से कॉस्टिंग। लेकिन ये जो विदेश से चाइना का माल आता है वो सस्ता हो जाता है। तो अब इनमें कंपटीशन कैसे बरकरार हो? तो कंपटीशन बरकरार रहे इसके लिए सरकार लगाती है एंटी डंपिंग ड्यूटी। ये एंटी डंपिंग ड्यूटी 0% से लेकर 550% तक हो जाता है।
आपको याद होगा ना, वो टेस्ला जो है वो बार बार एलन मस्क कहते हैं कि हम इंडिया में नहीं बेचेंगे क्योंकि यहाँ पर 100% ड्यूटी लग जाती है, कि जितना 35 लाख की कार है तो यहाँ आएंगे 35 लाख का टैक्स लग जाएगा, 70 लाख में गाड़ी हो जाएगी तो 70 लाख में टेस्ला कौन लेगा। तो यही है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर जिससे जब तक वो मार्केट ऐसा न बन जाए इंडिया का, कि जब तक एक कम्पिटिटिव मार्केट न बन जाए, इसके लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती रहती है। तो यहाँ पर ये कहे हैं कि ये 5 देशों को ये डेफिनेटिव एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाएंगे, ठीक है। तो ये 5 देशों से आने वाले डिजिटल प्लेटों पर एंटी डंपिंग लगाई जाएगी अगले 5 साल की अवधि के लिए। अभी जुलाई 2020 में लगाई गई थी एक, 2025 तक के लिए, ये 29 जनवरी 2025 तक को समाप्त हो जाएगी। फिर अब इसी को 5 साल और बढ़ाने की बात की गई है। ये किसके द्वारा याचिका दायर करके कहा गया था कि रिक्वेस्ट की गई थी? टेक्नोवा इमेजिंग सिस्टम लिमिटेड, ये कंपनी है, इसने एक याचिका दायर की थी जिस पर वित्त मंत्रालय ने सुनवाई की और उसके बाद एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है। डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स पर ये लगाने की बात की गई है, जो ऑफसेट प्रिंटिंग में या प्रिंटिंग इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं, उनकी बात की गई है। ठीक है ना, समझ में आया क्वेश्चन। चलिए अगला, प्रो कबड्डी लीग सीजन 11 का विजेता कौन बना? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रो कबड्डी लीग सीजन 11 का संस्करण हो चुका है सक्सेसफुली और इसको हरियाणा स्टीलर्स ने जीत लिया है। हरियाणा स्टीलर्स ने पटना पायरेट्स को हरा करके जीता है। हरियाणा स्टीलर्स ये पहली बार चैंपियन बना है, पहली बार, है ना। 11 संस्करण हो चुके हैं जिनमें पहली बार हरियाणा स्टीलर्स ने खिताब जीता है। पटना पायरेट्स को 32-23 से इसने हराया है। फाइनल मैच खेला गया था श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स पुणे में और विजेता को मिला 3 करोड़ और उप विजेता को मिला 1.8 करोड़ रुपए। अगला, हाल ही में किस देश के प्राचीन प्रेम गीत सेवडालिंका को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में शामिल किया गया? तो देखिए, सेवडालिंका जो है ये यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। ये बोत्सनिया का एक प्रेम गीत है, सॉन्ग है, और ये बहुत ही प्राचीन प्रेम गीत है। इसको नए जनरेशन के अनुसार कहते नहीं दोबारा से गाए हैं, रिमिक्स करके वगैरह करके, या मतलब मॉडर्न एज की धुन में गाए हुए हैं, प्लेबैक। तो सेवडालिंका जो है ये गीत का नाम है और यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में शामिल किया गया है। बोत्सनिया का ये गीत है, ओके। 16वीं सदी का एक उदासी भरा प्रेम गीत था ये। बोत्सनिया और हर्जेगोविना, ये सराजेवो इसकी राजधानी होती है। करेंसी इसकी होती है BAM या कहें कन्वर्टिबल मार्क। दिखाते हैं वर्ल्ड मैप में कहाँ पर है बोत्सनिया। ये यूरोप का एक देश है। वर्ल्ड मैप में आप देखोगे तो ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आना है आपको यूरोप में, और यूरोप में आने के बाद आपको इधर ग्रीस इटली की तरफ आना है। बगल में इधर दिख जाएगा आपको बोत्सनिया एंड हर्जेगोविना। हर्जेगोविना और बोत्सनिया एक साथ ही पढ़ा जाता है। इसकी राजधानी सराजेवो है, ठीक है। तो बोत्सनिया जब मैं कहूँ तो इसका मतलब बोत्सनिया एंड हर्जेगोविना दोनों आप समझिएगा। सर्बिया के बगल में पड़ता है, इधर क्रोएशिया के बगल में पड़ता है और नीचे मॉन्टेनेग्रो के ऊपर पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसको DBS बैंक का CEO नियुक्त किया गया? तो DBS बैंक के नए CEO होंगे रजत शर्मा। रजत शर्मा जी यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। ये DBS बैंक के नए होंगे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। 1 मार्च 2025 से ये अपना पद ग्रहण करेंगे। अभी नियुक्ति हुई है, अभी पद नहीं ग्रहण किए हैं। ये किसकी जगह पर आएंगे? सुरोजित सोम जी की जगह पर आएंगे। तो वर्तमान में ये इस बैंक का नेतृत्व कर रहे हैं और इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल है। पिछले 18 महीने हो गए इनको शामिल हुए। DBS बैंक का मतलब डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लिमिटेड। ये एक मल्टीनेशनल बैंक है और इसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में है। तो ये नियुक्ति हुई है। अच्छा, बात आती है किताब पर। तो देखिए, किताब के लिए जो अभी अमेजन और फ्लिपकार्ट पर तभी तो रिव्यू में है और उसमें आज दिन में कहे हैं कि देखो लिंक शो हो जाएगा। देखिए, देखते हैं कब होता है। आपको मैं दूसरा तरीका बताता हूँ। आप जो है व्हाट्सएप के जरिए अभी अपना ऑर्डर अगर बुक कराना चाहते हैं तो वो करा सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए। व्हाट्सएप का नंबर है 7235939467। इस नंबर पर भी आप ऑर्डर बुक करा सकते हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके। MGT ऐप में भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी जाकर कर सकते हैं जिनको ज़्यादा जल्दी है। और बाकी थोड़ा सा वेट कर लेंगे अगर आप, तो अमेजन फ्लिपकार्ट वगैरह पर भी आप ऑर्डर कर पाएंगे। और बुक का रिव्यू जो है, मतलब कि बुक हाथ में लेकर के मैं आपको आज दोपहर में दिन में वीडियो बना करके दे दूंगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में प्रतिष्ठित SBI लाइफ स्पेल बी सीजन 14 का खिताब किसने जीता? तो स्पेल बी सीजन 14 का खिताब छाया MB ने जीता है। SBI लाइफ ने इसको स्पॉन्सर किया था, इसका टाइटल स्पॉन्सर है, इसलिए SBI लाइफ स्पेल बी
सीजन 14 करके पूरा नाम पढ़ा जा रहा है। देखिए कुछ इस प्रकार से, है ना। तो ये स्पेल बी कंपटीशन था और 14 इसका सीजन था, 14वां इसका संस्करण था और एसबीआई लाइफ ने स्पॉन्सर किया था। तो जीता किसने है? जीत लिया है छाया एमवी ने। ओके, तो ये बी स्पेल बाउंड थीम पर आधारित प्रतियोगिता थी। 13 वर्ष की बेंगलुरु के प्रेसिडेंसी स्कूल की छात्रा छाया एमबी ने जीत लिया हुआ है। पुरस्कार में इनको क्या मिला है? पुरस्कार में इनको 1 लाख रुपए और डिज्नीलैंड हांगकांग की यात्रा का पूरा खर्च दिया जाएगा। छाया एमबी मात्र 13 वर्ष की हैं। अगला देखते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने पनडुब्बियों पर एआईपी और ईएचडब्ल्यूटी सिस्टम को एकीकृत करने के लिए कितने रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो अपनी सबमरीन्स होती हैं ना, उन पर एआईपी और ईएचडब्ल्यूटी सिस्टम्स को इनबिल्ड करने के लिए या इंटीग्रेट करने के लिए कुछ समझौते किए हैं। किससे? मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड से, जो शिप बिल्डर्स कंपनी है और शिप बिल्ड करती है या सबमरीन वगैरह बिल्ड करती है। तो मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड कंपनी से 2,867 करोड़ रुपए की ये डील हुई है और इस पर अब आगे काम चलेगा। जो अपनी पनडुब्बियां होंगी उन पर ये 2 सिस्टम इंटीग्रेट होंगे। कौन कौन से? एक एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्सन, दूसरा ईएचडब्ल्यूटी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक हैवीवेट टारपीडो। अब दोनों का मतलब समझो। देखो जो पनडुब्बी होती है ना, सबमरीन होती है ना, उसका काम क्या होता है? पानी के नीचे नीचे चलना, तैरना या काम करना, जो भी खुफिया जानकारी इकट्ठा करना या सेना को भेजना एक जगह से दूसरी जगह। तो पनडुब्बी मतलब एक ऐसा शिप होता है जो पानी के अंदर चलता है, लेकिन पानी के अंदर इंजन चलेगा नहीं, कैसे चलेगा बिना ऑक्सीजन के? तो उस ऑक्सीजन को पाने के लिए थोड़े थोड़े समय पर कुछ समय के लिए बाहर निकाला जाता है। तो ऑक्सीजन लेता है, फिर इंजन स्टार्ट होता है, बैटरी चार्ज होती है, फिर कुछ दिन के लिए चलता है ये, है ना। तो ये डिपेंडेंट हुआ एयर के, मतलब कुछ कुछ समय पे निकालना पड़ रहा है तो वो डिपेंडेंट हुआ एयर के। लेकिन ऐसा सिस्टम अगर लगा दिया जाए जो एयर इंडिपेंडेंट हो जाए, ऐसा प्रोपल्सन सिस्टम लगा दिया जाए, तो वो है एआईपी सिस्टम। अब अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी आने की वजह से देखो बहुत सारे टाइप की पनडुब्बियां बन रही हैं, जैसे न्यूक्लियर सबमरीन बन रही हैं, न्यूक्लियर पावर से चलती हैं जो, है ना। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक हैवीवेट टारपीडो होता है कि इलेक्ट्रॉनिक हैवीवेट मतलब और ज़्यादा बैटरीज और ज़्यादा कैपेसिटीज की बढ़ा दी जाए। तो अब ऐसे, और टारपीडो, टारपीडो क्या होते हैं? पनडुब्बी से निकलने वाली मिसाइल को टारपीडो कहते हैं। जो मिसाइल रॉकेट होता है जैसे हम लोग हवा अंतरिक्ष में मारते हैं, वैसे ही पनडुब्बी है जो मारती है पानी के अंदर जो मिसाइल, उसे टारपीडो कहते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉनिक हैवीवेट टारपीडो हो, ये इंटीग्रेट किया जा सके, इसके लिए डील हुई है। समझ में आया क्वेश्चन? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे तेज ट्रेन CR450 प्रोटोटाइप का अनावरण किया? तो चाइना ने दोस्तों CR450 प्रोटोटाइप का लॉन्च किया है। लॉन्च क्या मतलब कि इसकी टेस्टिंग की है और वो टेस्टिंग सक्सेसफुल रही है। CR455 का मतलब समझ रहे हो? CR455 का मतलब कि ये चाइनीज ट्रेन है 450 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वाली। 450 किलोमीटर पर आवर, सोच रहे हो? 450 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वाली दुनिया की फास्टेस्ट ट्रेन है ये। चाइना ने इसकी टेस्टिंग की है और अपने ही पुराने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा है। 350 किलोमीटर प्रति घंटा की इनकी रफ्तार वाली जो ट्रेन थी उसको ये पीछे छोड़ेगी, जो CR400 थी। कहा जाता था कि ये 400 किलोमीटर पर घंटा है, लेकिन 350 के आसपास रहा करती थी इसकी स्पीड। लेकिन CR450 जो है ये 450 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पहुंचने का दावा करती है। तो ये चीन ने इसका परीक्षण किया है। अगला, दुनिया की सबसे तेज ट्रेन है ये। हाल ही में किसने मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग में 15वां राष्ट्रीय खिताब जीतकर इतिहास रचा? तो दोस्तों अभी हाल ही में हेमंत मुडप्पा ने मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग में 15वां राष्ट्रीय खिताब जीता है। और इतिहास कैसे रचा है? इतिहास इन्होंने ऐसे रचा कि ये ट्रिपल चैंपियन बने। ये 3 वर्गों में इवेंट में भाग लिए और 3 में से 2 में ये खिताब जीते। उसके बाद ट्रिपल क्राउन का इनको अवार्ड मिला। तो 4 स्ट्रोक के 1051 से 1650 सीसी सुपर स्पोर्ट वर्ग में ये हिस्सा लिए थे। 29 अंकों की बढ़त के साथ ये जीत दर्ज की। तो हेमंत मुडप्पा नाम याद रखना, ठीक है ना। ये आपको दिख जाएंगे, हेमंत मुडप्पा मोटरसाइकिल रेसिंग की ये हैं। अगला, हाल ही में किस कंपनी ने लगातार दूसरे वर्ष ग्रेट प्लेस टू वर्क का प्रमाण प्राप्त किया? तो दोस्तों सर्वश्रेष्ठ कार्यस्थल का
या कहें कि महान कार्यस्थल का सर्टिफिकेट लगातार दूसरी बार सेल को मिला है। सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एक महारत्न कंपनी है ये, और इसे लगातार दूसरे वर्ष ग्रेट प्लेस टू वर्क का अवार्ड मिल रखा है। यहाँ पर देखिए, सेल सिक्योर ग्रेट टू सर्टिफिकेशन फॉर द सेकेंड टाइम इन ए रो, है ना। तो जनवरी 2025 से जनवरी 2026 की अवधि के लिए इसे ये अवार्ड मिला हुआ है, ग्रेट प्लेस टू वर्क प्रमाणन। और इससे क्या होता है, देखो एक संस्था है ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल संस्था है, ये सर्वेक्षण करती है, सर्वे करती है और उसके बाद देखती है कि इस कंपनी में काम के लिए जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके लिए सबसे बढ़िया स्थल हो। तो ये जब सर्वेक्षण करती है तो उसमें रिपोर्ट जारी करती है, कहाँ पर सबसे ज़्यादा हुआ उसको अवार्ड देती है। अब मान लो सेल कंपनी अवार्ड जीत गई है तो इसको फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि सेल के प्रति लोगों में अट्रैक्शन बढ़ेगा, लोग सोचेंगे, लोग ज्वाइन करना चाहेंगे और इनके एम्प्लॉयज़ का भी मनोबल बढ़ेगा कि भाई ये कंपनी ने सर्वेक्षण करके बताया है कि हम जहाँ काम कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया जगह है, और जगह जाएंगे तो और बुरी स्थिति रहेगी, इसलिए वो छोड़कर नहीं जाएंगे और बाकी कंपनियों के आना चाहेंगे। तो इससे प्रतिष्ठा बढ़ती है कुल मिलाकर के। फिलहाल सेल कंपनी की स्थापना 1954 में हुई थी, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, महानिदेशक है अमरेंदु प्रकाश। तो ये थे साथियों आज के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा। और अभी माइक वाला कुछ इशू भी आ रहा है डिजिटल बोर्ड में, सुनना ही पड़ रहा है कि राइट माइक में इशू आ रहा है, लेफ्ट माइक का आवाज़ आता है, उसको मैं यूट्यूब से वीडियो देख करके फिक्स करने की कोशिश करूँगा। आप में से किसी को अगर आइडिया हो तो बताइएगा कि क्या उसमें सेटिंग वगैरह में क्या चेंजेस करने होंगे, कुछ सेटिंग सही है गड़बड़ पीसी में, तो इसलिए फ़िलहाल ये भी एक कारण था। और दूसरा कारण ये है कि इस समय ठंडी थोड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो काफ़ी रात में कई बार जाना पड़ता है स्टूडियो वाले रूम में, तो इसलिए सोच रहे हैं कि ये डेली करंट अफेयर वाला पीपीटी मोड में ही चलने देते हैं। दिन में जो क्लासेस होंगी वो डिजिटल बोर्ड पर लेकर के आऊँगा, ठीक है। लास्ट डे का क्वेश्चन, माउंट मैसिव कहाँ स्थित है, अंटार्कटिका में। और प्रधानमंत्री द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत की शुरुआत कब की गई थी, 2015 में। कल मैंने ये पूछा था, आज आपको बताना है एशिया में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है। इसके अलावा अशोक गहलोत सरकार के दौरान 9 नए निर्मित जिलों को समाप्त करने की घोषणा की गई। अब बताओ राजस्थान में कितने जिले रह गए हैं, तो कमेंट करके बताइए। अच्छा क्वेश्चन है दोनों ही। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।